खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 19 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम मुताला करने वाले हैं गज़ल वो जो हम में तुम में करार था का। ये गज़ल है और मोमिन ख़ान मोमिन की लिखी हुई गज़ल है। मोमिन उर्दू अदब की गज़ल की शायरी के अंदर सफ़े अव्वल के शायर हैं। बहुत उम्दा किस्म की शायरी आपने की है, बहुत अच्छी किस्म की गज़लें आपने लिखी हैं। गज़ल के लिए आप जाने जाते हैं। गज़ल के अंदर क्लासिकी अंदाज़ की गज़लें आपकी हैं और इस तरह की गज़लें हैं कि जादू सा असर आपकी गज़लें करती हुई मालूम होती हैं। आपका एक शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। आपका शेर, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इतना मकबूल शेर है कि गालिब ने इस शेर के बारे में कहा था कि अगर मोमिन ख़ान मुझे ये शेर देते हैं तो मैं उन्हें पूरा दीवान दे दूँगा। तो गालिब भी आपकी शायरी की बुलंदी का एतराफ़ कर रहे हैं, आपको मान रहे हैं और यही आपकी बरतरी को ज़ाहिर करता है। तो हम मुताला करेंगे आपकी गज़ल का, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। और इस गज़ल से पहले हम शायर के हवाले से बात करेंगे, मोमिन ख़ान मोमिन की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज़ तहरीर और ख़ुसूसियात कलाम के हवाले से हम मालूमात करेंगे। उसके बाद हम गज़ल पढ़ेंगे और गज़ल की तशरीह करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। मुसन्निफ़ का नाम है मोमिन ख़ान मोमिन, उस्ताद हुए हैं बड़े मोहम्मद मोमिन ख़ान आपका नाम था और मोमिन ही आपका तखल्लुस था। आपके आबा व अजदाद कश्मीरी शुरफा थे और जिनका ख़ानदानी पेशा तबाबत था। तबाबत यानी हकीमी, डॉक्टर का पेशा आपके ख़ानदानी लोग करते थे, आप भी हकीमी करते थे। मोमिन के वालिद हकीम ग़ुलाम नबी ख़ान दिल्ली के कूचा चिलान, जिसको कूचा चिलान भी कहा जाता है, यहीं रहते थे और इसी मोहल्ले में कूचा चिलान के अंदर मोमिन की विलादत 1800 ईस्वी के अंदर हुई थी। मोमिन की इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। शुरुआती तालीम आपने घर पर हासिल की और बाद में उस ज़माने के बेहतरीन उलमा से अरबी और फ़ारसी के तालीम आपने हासिल की। शायरी शुरू की तो शाह नसीर से इस्लाह लेने लगे, लेकिन जल्द ही इस्लाह का सिलसिला ख़त्म हो गया। आपकी जहनीत देखकर, आपकी जहनीत और आगे बढ़ने की आपकी दिलचस्पी देखकर शाह नसीर समझ गए कि बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत तरक्की करेंगे और फिर कई बातें ऐसी हुई कि कुछ वक्त बाद आपका इनसे ताल्लुक़ क़त्अ हो गया। मोमिन जो थे अपने ज़माने के ज़हीन तरीन लोगों में शुमार किए जाते थे। इन्हें उर्दू के साथ फ़ारसी ज़ुबान पर भी कुदरत हासिल थी और उनका फ़ारसी कलाम भी आला दर्जे का है। फ़ारसी में भी आपने कलाम लिखा है, वो भी बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन है। अपने दौर के ज़हीन लोगों में आपका शुमार होता था। उन्हें अपने ख़ानदानी पेशे यानी तबाबत के अलावा दूसरे बहुत से उलूम व फ़नूनों मसलन मुंतिक़, हैयत, नजूम, रियाज़ी और शतरंज में भी महारत हासिल थी। बहुत सारे उलूम और फ़नून में आप माहिर थे। 1852 में आपका इंतकाल हुआ और इंतकाल की वजह है मकान की छत से गिरना। खुद के मकान की छत से गिरकर इनका इंतकाल हुआ था। यह आपकी ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसर मालूमात यहाँ पर दी गई है, इसको आप मुख्तसर लिख लें इख्तिसार के साथ। मोमिन ने अपनी शायरी में मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन को कामयाबी के साथ बरता है, लेकिन जिस सिनफ़ सुखन के लिए वो मशहूर हुए वो गज़ल है। गज़ल के आम रिवायत के मुताबिक मोमिन का ज़्यादातर कलाम हुस्न व इश्क के गिर्द ही घूमता है। पुरानी रविश के अंदर आपने शायरी की, क्लासिकी अंदाज़ आपका था, लेकिन क्लासिकी अंदाज़ में भी आपने नई रिवायतें निकाली, जदीदियत पैदा की, नया अंदाज़ पैदा किया और ऐसा अंदाज़ पैदा किया कि कोई और आपके आसपास भी नहीं पटक सका, कोई और आपकी तकलीद नहीं कर सका। आशिक और माशूक के दरमियान जो बातें और वाक़यात होते हैं, उनके आशिकाना बयान को मामलाबंदी कहते हैं। मामलाबंदी ये शेर की सिनत है, शेर कहने का तरीका है। मामलाबंदी के अंदर आशिक और माशूक की बातें पेश की जाती हैं। वहाँ पर शायर अपनी ज़ुबान से नहीं, उन्हीं की ज़ुबान से वो बातें अपने शेर में बड़ी खूबसूरती के साथ पेश करता है। राज व नियाज़ की बातें होती हैं, इशारों कनायों के अंदर बात होती है, तहेदारी की वो बातें होती हैं। तो जब इस तरह की बातें, तहेदारी वाली, राज न्याज वाली, कुनायों वाली बातें, इशारों वाली बातें अशार में शामिल किए जाएं, तो वो अशार फिर मामलाबंदी के अशार कहलाते हैं। मामलाबंदी मोमिन का ख़ास मैदान है। अगरचे इस तरफ उन्होंने अपनी गज़ल का दायरा महदूद कर लिया, लेकिन उनका कमाल यही है कि उन्होंने इसे महदूद दायरे में जद्दतें पैदा की हैं और अपने कलाम में मामलाबंदी को बड़ी खूबी से निभाया है। अब ये जो मामलाबंदी का दायरा है, बहुत छोटा दायरा है, वसी नहीं है ये। तो यहाँ पर इन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया, इससे बाहर नहीं निकले, इससे बाहर के मौज़ूआत का आपने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जहाँ रहे
वहीं आपने अपना नाम कमाया, वहीं आपने अपनी खासियतें दिखाई, अपनी ज़हानत आपने मुज़ाहिरा किया। मोमिन के अक्सर अशार बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि वो इशारों और अधूरी बातों से ज़्यादा काम लेते हैं। मैंने आपको बताया मामलाबंदी के शेर जो होंगे वो इशारों किनारों में होंगे, वो तहदारी की बातें होंगी, राजदारी की बात होंगी, और राजदारी की बातें सभी के समझ में नहीं आती, तो इसलिए अशार मोमिन के जो हैं मुश्किल समझे जाते हैं। उनकी तशबीहात और इस्तिआरात उनके सलीक़ामंदी का सबूत है। नाजुक ख्याली उनकी मज़मून आफरीनी कलाम मोमिन की अहम खसूसियात है। हकीकत यह है कि मोमिन नाजुक ख्याली के मामले में अपने तमाम हम असर शायरा जैसे ज़ोक़, गालिब, ज़फ़र, आरजू और सहबाई वगैरह से भी सबकत ले गए, यानी उनसे आगे बढ़ गए। ये सब शायर उनके पीछे रह गए। तो बहुत खूबसूरत शेर है, आपके सफ़े अव्वल के शोरा में आपका शुमार होता है। ये आपकी खुसूसियात कलाम और तर्ज तहरीर के हवाले से हमने मालूमात हासिल की, और इसके भी आपको लिख लेना है। खुसूसियात कलाम आपसे पूछा जाएगा। सवाने हयात के अंदर आपको सिर्फ ज़िंदगी और मौत के हवाले से मुख्तसर मालूमात और किस तरह से इनकी ज़िंदगी गुजर हुई वो हालात आपको लेने हैं और उसको लिख देना है। अब आते हैं हमारी गज़ल की तरफ। गज़ल के मैंने अब आपको मायने बताए थे पिछले वीडियो के अंदर, पिछले सबक के अंदर, कि गज़ल को हम कैसे पहचानेंगे कि गज़ल के अंदर मतला होगा और मक्ता होगा और बीच में अशार होंगे। मतला उस शेर को कहते हैं जो गज़ल में सबसे पहले आ रहा है और उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया भी हैं और हम रदीफ़ हैं। अब यहाँ पर रदीफ़ और काफ़िया, यहाँ पर बहुत बड़े रदीफ़ का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हें याद हो कि न याद हो, 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 और आगे भी ये है तुम्हें याद हो कि न याद हो। रदीफ़ की जो लंबाई है वो कोई मुअय्यन नहीं है, जितना चाहे उतना बड़ा रदीफ़ ले सकते हैं। यहाँ पर बड़ा रदीफ़ लिया है, लेकिन ये भी गज़ल की खूबसूरती के अंदर इजाफा कर रहा है। और इसके बाद हम काफ़ी के ऊपर आते हैं, तो रदीफ़ से ठीक पहले काफ़िया होता है। करार था, निबाह का, और फिर ज़रा ज़रा, रूठना, ये इसके काफ़िये हैं। रदीफ़ से ठीक पहले काफ़िये आएंगे। काफ़िये के अंदर आवाज़ वही रहेगी लेकिन शक्ल बदल जाएगी। यहाँ पर आप था, करार था, निबाह का, ज़रा ज़रा, रूठना, ये देखिए आप, आवाज़ तो एक जैसी आ रही है लेकिन इनके वज़न एक जैसा है और इनकी आवाज़ें एक जैसी हैं। और रदीफ़ के अंदर ना तो उनका शक्ल चेंज होगी और ना ही उनकी आवाज़ में कोई बदलाव आएगा। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, इसी शक्ल में वो रदीफ़ बार बार आएगा। पहले शेर के दोनों मिसरों में आएगा। ये गज़ल की ख़ास बात होती है। पहले मिसरे के दोनों शेर में आएगा और उसके बाद के अशार के दूसरे मिसरे में आएगा। पहला मिसरा छोड़ दो और दूसरे मिसरे के अंदर ये रदीफ़ भी आएगा और काफ़िया भी आएगा। इसके अलावा गज़ल की एक खासियत मैंने आपको बताई थी कि गज़ल का हर शेर मानों के लिहाज से अलग होता है, अलग माने रखता है, अलग मफ़हूम रखता है, अलग मौजू रखता है। एक शेर का दूसरे शेर से कोई रब्त और कोई तसलसल नहीं होता। नज़्म में रब्त मिलेगा आपको, तसलसल मिलेगा, लेकिन गज़ल में तसलसल नहीं होता है। लेकिन इसके तसलसल के साथ भी गज़लें लिखी जाती हैं। ये कोई शर्त नहीं है कि नहीं होगा, तसलसल नहीं मिलेगा। ये कोई शर्त नहीं कि गज़ल लिखेंगे तो गज़ल का मतलब है कि हर शेर अलग ही होगा। ये शायर की फितरत के ऊपर है, शायर के सलीके के ऊपर है, ज़हानत के ऊपर है। वो चाहे तो अलग अलग मौज़ूआत का इस्तेमाल करे और चाहे तो एक ही मौज़ूआ के ऊपर पूरी की पूरी गज़ल लिख दे। जब एक ही मौजू के ऊपर पूरी गज़ल लिखी जाती है, यानी हर शेर का आपस में रब्त मिल रहा है, तसलसल मिल रहा है, हर शेर का एक दूसरे से जुड़ाव महसूस हो रहा है, तो वो गज़ल मुसलसल गज़ल कहलाती है। यहाँ पर आपको समझना है, जब गज़ल के हर शेर का आपस में जुड़ाव महसूस हो, रब्त बरकरार रहे, एक दूसरे का मौजू एक जैसा मालूम हो, एक ही लगे कि एक ही टॉपिक के ऊपर सारे अशार लिख दिए गए हैं, तो फिर उस गज़ल को मुसलसल गज़ल कहा जाएगा। और जो सादा गज़ल है, वो सादा गज़ल के अंदर हर शेर दूसरे शेर से जुदागाना होता है, अलग अंदाज रखता है, अलग मतलब रखता है, अलग माने रखता है, अलग टॉपिक रखता है, मौजू अलग हो जाएगा। तो इस गज़ल के अंदर एक ही मौजू के ऊपर बात की गई है, वो है महबूब को मनाना। रूठे हुए महबूब को तरह तरह से मनाने की कोशिश कर रहा है, याद कराने की कोशिश कर रहे हैं मोमिन खान मोमिन, पुरानी बातें याद दिला रहे हैं कि किसी तरह वो मान जाए। तरह तरह के बहाने हीले कर रहे हैं कि मेरा महबूब मुझसे राज़ी हो जाए,
मुझसे बातें करने लगे, तो उसको पुरानी बातें याद दिलाते हुए ये अशार कह रहे हैं। तो इन सभी अशार के अंदर आपस में तसलसल है, रब्त है, और इसी रब्त और तसलसल की वजह से इसे हम मुसलसल गज़ल कहेंगे। तो हम शुरू करते हैं, पहले बुलंद ख्वानी करेंगे और उसके बाद इनका मवाद समझेंगे, मतन समझेंगे, और फिर हम तशरीह करेंगे। तो गज़ल है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो लुत्फ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर। वो जो लुत्फ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर। मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें। वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें। हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। हर एक बात पर रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूं मोमिन मुब्तिला। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूं मोमिन मुब्तिला। तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। ये हमने गज़ल पढ़ी, और अब हम इसके माने देखेंगे, गज़ल के माने। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, और मतले की शर्त यह है कि दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होंगे। शायर कहते हैं, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। शायर अपने नाराज़ महबूब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आशिक अपने माशूक से बातें कर रहा है, पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। माशूक नाराज़ है या भूल बैठा है, और अब उसको मोहब्बत के अंदर कमी है या मोहब्बत नहीं कर पा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो तुम में हम में, वो जो हम में तुम में करार था, करार यानी इकरार, अहद, वादे। प्यार मोहब्बत के वक्त कस्में की ली जाती हैं, वादे किए जाते हैं कि वो जो हमारे वादे थे, वो जो हमारी कस्में थी, वो साथ बैठकर हमने रस्में निभाई थी। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो मुझे तो याद है, तुम बताओ कि तुम्हें याद है कि नहीं याद है। उसको कैसे भूल बैठे, जो कस्में थी, जो वादे थे, क्यों मुझसे मुंह उठाए, मुंह मोड़े बैठे हुए हो। वही यानी वादा निबाह का, निबाह यानी निभाने का, साथ रहने का, कि मैं आपके हर वादे पूरे करूंगा, मैं पूरी जिंदगी आपके साथ निबाह करूंगा, पूरी जिंदगी आपके साथ गुजार दूंगा। तो साथ गुजारने की, निभाने की यहाँ पर बात हो रही है कि वही वादा जो हमने किया, जो कस्में हमने खाई थी, जो रस्में हमने तोड़ी थी, तो वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो वादा मुझे तो याद है, अब तुम बताओ कि तुम्हें याद है कि नहीं याद है। क्यों तुम मेरे से मुंह मोड़े हुए बैठे हुए हो, क्यों मुझसे पर्दा किए हुए बैठे हो। हम एक ही हैं, हम एक ही थे, हमारे बीच में करार हुआ था, प्यार का इकरार हुआ था, कस्में हमने ली थी, वादे हमने किए थे, और आज तुम मुंह फेरे हुए मुझसे बैठे हुए हो। वो जो लुत्फ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर। लुत्फ यानी मेहरबानी, करम। जब पहले ज़माने के अंदर आशिक व माशूक मिलते थे, तो इनका आपस में बहुत लुत्फ था, बहुत मेहरबानी थी, बहुत मोहब्बत के साथ दोनों मिला करते थे। एक दूसरे के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे, एक दूसरे के दुख को, तकलीफ को अपना दुख और तकलीफ समझते थे। वो जो लुत्फ मुझते थे पेशतर यानी पहले पहले जब हम मिला करते थे, आज से पहले जब हमारा मिलन हुआ था, जब हम इकरार हुआ था, वादे हुए थे, तब मैं अपनी जान तुम्हारे ऊपर छिड़कता था और तुम अपनी जान मेरे ऊपर छिड़कते थे। वो जो लुत्फ मुझ पे था पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर। और मेरे हाल पर यानी मेरे ऊपर आपका करम था, आपकी इनायत थी, मेहरबानी थी। मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे साथ वक्त गुजारा करते थे। मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, मुझे वो सारी बातें याद हैं, ज़रा ज़रा सी सारी बातें याद हैं तुम्हारी, काफ़ी वक्त गुजर गया है। अब तुम नाराज़ हो,
तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ये पता नहीं कि तुम्हें याद हो या नहीं याद है। मामला बंदी की हमने बात की थी अभी। मोमिन मामला बंदी के शेर कहते हैं। हुस्न और इश्क की बातें होती हैं, राज़ो नियाज की बातें होती हैं। मामला बंदी के अंदर आशिक व माशूक की बातें राजदारी के साथ, तहदारी के साथ की जा रही हैं। अब यहाँ पर राजदारी के साथ सारी की सारी बातें कर रहे हैं कि हम वहां मिलते थे और वहां बहुत आराम से हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के ऊपर लुत्फानंदोज हुआ करते थे, एक दूसरे के ऊपर रहम और करम करते थे, हम मेहरबानी किया करते थे पहले। अब मुझे तो याद है वो बातें सारी की सारी, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे पता नहीं कि तुम्हें वो चीजें याद है या नहीं है। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें। आशिक व माशूक जब मिलते हैं तो रोज नए गिले होते हैं, नई शिकायतें होती हैं, रूठना होता है, मनाना होता है, और उन सब के बीच में मोहब्बत पनपती है। वो नए गिले यानी रोज रोज नई शिकायतें आती हैं। गिले यानी शिकवा, शिकायत, कि वो गिले भी आते हैं, वो शिकायतें भी आते हैं, और उसके बाद हम हंसी मजाक करते हुए मिलकर बैठकर हिकायतें, कहानियों के बारे में बात करते हैं। जिंदगी के नए नए प्लान हम बनाते थे बैठकर। गिले शिकवे, शिकायतें और हिकायतें हम बैठे हुए करते थे। वो हर एक बात पर रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, और आपका बात बात पर रूठ जाना मुझे याद है, या मेरा रूठ जाना, आपका मनाना, वो मुझे याद है। आपको याद है या नहीं ये मैं नहीं जानता। तुम्हें याद हो कि ना याद हो। बहुत खूबसूरत रदीफ लिया है, और बड़ा रदीफ है, लेकिन गज़ल की खूबसूरती में इस रदीफ ने इजाफा कर दिया है। कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अब यहां पर फिर मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते थे। कई बार ऐसा होता था कि मेरे मुंह से ऐसी बात निकल जाती थी जो तुम्हारे दिल को बुरी लग जाती थी। तुम मेरी किसी बात का बुरा मान जाते थे, लेकिन बुरा मानने के बाद भी उस बात को जुबान पर नहीं लाते थे। जरा सा मुझे एहसास नहीं होने देते थे कि मेरी बात बुरी लग गई। कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयां से पहले ही भूलना। तो वो बात तुम मुझे बताना चाहते हो, लेकिन उससे पहले ही भूल गए, भूलने का नाटक करने लग गए। तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ये मोहब्बत का इजहार हो रहा है आशिक व माशूक की। खूबसूरती बता रहे हैं यहाँ पर गजल की, क्लासिक अंदाज से आपको रूबरू कराना है। हुस्न और इश्क की शायरी आपको बतानी है कि इस तरह की, इस अंदाज की शायरी हमारे यहाँ पर कदीम ज़माने के अंदर क्लासिक अंदाज में हुआ करती थी। उसके बाद फिर मौज़ूआत के अंदर बदलाव आया, तब्दीली आई, तो ये हुस्न और इश्क की शायरी ये ज़िंदगी की सच्चाइयों की तरफ चली गई। यह आराम और आसाश की शायरी है, ये इश्क व माशूक की शायरी है, और उसके बाद जुल्म व सितम की शायरी आ गई, ज़िंदगी में होने वाले आम हादसात की शायरी आ गई, आम लोगों के सामने आने वाली परेशानियों को शायरी के ज़रिए बताया जाने लगा। तो धीरे धीरे ज़माना बदला और मौज़ूआत भी बदले, लेकिन अभी हम कदीम क्लासिकी अंदाज का मुआयना कर रहे हैं। मोमिन खान मोमिन की लिखी हुई गज़ल है। तो वो कहते हैं कि मेरे मुंह से कई बार ऐसी बात निकल जाती थी जो तुम्हारे दिल को गिरा महसूस होती थी, तुम्हारे बुरी लगती थी तुम्हें, लेकिन तुम ज़बान से उफ़ नहीं करते थे, ज़रा सी मुझे शिकायत नहीं करते थे। वो कितनी खूबसूरत बातें थी। और आज मुंह बनाए बैठे हुए और रूठे हुए बैठे हुए इतनी दूर हो गए कि दोबारा मिलने का मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो तुम्हें याद हो कि ना याद हो। फिर आखिर में मक्ता आता है। शायर जिस शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उस शेर को मक्ता कहते हैं। यहाँ पर मोमिन खान मोमिन ने अपना नाम मोमिन का इस्तेमाल किया है, तो जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे वो शेर मक्ता कहलाता है। पहला शेर मतला, और जिसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल हो वो मक्ता। मक्ता देखते हैं। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा। आशना यानी वाकिफकार, जानकार, पहचान वाला, चाहने वाला, जिसको जानते हैं हम, जानकार को आशना कहते हैं, और जो जानकार नहीं है वो ना आशना। तो यहां पर कहते हैं जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप अपने जानकारों में गिनते थे, अपने हबीबों में गिनते थे, अपने अजीजों में जिसको रखते थे, मैं वही हूं, मैं कोई और नहीं हूं। मैं वही हूं जिसको आप अपने पास मोहब्बत के साथ रखते थे, अपने दोस्तों में मेरा नाम रखते थे, अपने अजीजों के अंदर मेरा नाम रखते थे। जिसे आप कहते थे बावफा। बावफा यानी वफा के साथ, जो मेरा वफादार है, मैं आपका वफादार था, मुझे आप वफादार मानते थे। लेकिन अब क्या हो गया, मैं वही हूं मोमिन मुब्तिला, और मैं वही मोमिन मुब्तिला हूं। मुब्तिला यानी आशिक, इश्क में गिरफ्तार, इश्क में डूबा हुआ। मुब्तिला का मतलब होता है लगा हुआ। तो यहां पर
आशिक के बारे में बात की जा रही है कि मैं वही मोमिन हूँ, वही आशिक हूँ, इश्क में डूबा हुआ हूँ, इश्क में गिरफ्तार हुआ हूँ। कभी तुम मुझे अपना कहते थे, मुझे अपना वफादार कहते थे, मुझे अपना जानकार कहते थे, मुझे अपना हमनवा आपने बना रखा था, मेरा राजदार अपना मुझे बना रखा था, और आज तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो। ऐसी कैसी दुश्मनी आ गई, ऐसी कैसी नाराज़गी आ गई। तो मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। और मैं वही मोमिन मुब्तला हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे भागा करता था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। यहाँ पर इस तरह से हमारी ये नज़्म गज़ल मुकम्मल हो जाती है। अब हम इसकी तशरीह करेंगे। शायर का जो पैगाम है वो तशरीह के अंदर है, साथ में इसको आप देख लें। इम्तिहान में आपके शायर का शेर दिया जाएगा, 1 या 2 शेर दे दी जाएंगे और उन अशार की आपसे तशरीह कराई जाएगी। तो आपको शायर का हवाला देना है, गज़ल के बारे में कुछ मुतारुफ आप करा दें, कुछ चीज़ें बता दें, और उसके बाद आप उस शेर का खुलासा कर दें, उस शेर को समझा दें कि उस शेर में शायर क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या बात वो हमसे कह रहे हैं। तो शेर है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। इश्क की रिवायत है कि आशिक और महबूब के दरमियान कुछ वादे होते हैं, अहद व पैमा बांधे जाते हैं और ज़िंदगी साथ गुजारने की कस्में खाई जाती हैं। मोहब्बत के अंदर इसी तरह का हाल होता है। अनजान लोग आपस में मिलते हैं और साथ जीने की, साथ मरने की कस्में खाते हैं, वफादारी की निभाने की बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। मतले में शायर अपनी मोहब्बत के उन ही दिनों को याद करते हुए अपने महबूब से मुखातिब हैं। अब वो दिन गुजर चुके हैं, वो पुराने दिन गुजर चुके हैं, अब थोड़ा वक्त आगे आ गया है। अब उस वक्त को, गुजरे हुए वक्त को शायर याद कर रहा है। वो कहता है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत में कुछ वादे हुए थे, एक दूसरे के तई वफादार रहने और एक दूसरे का साथ निभाने के ये वादे, मालूम नहीं अब तुम्हें याद हैं या नहीं, मुझे तो सब कुछ याद है। शायर याद दिला रहा अपनी तरफ से कि ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था, हम वहाँ मिले भी थे, तुम मुझे देखकर मुस्कुराए भी थे। वो जो जो चीज़ें याद है, हल्की हल्की याद है, ज़रा ज़रा सी याद है, वो शायर अपने महबूब को बताने की कोशिश कर रहा है, महबूब को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। अब ये महबूब के ऊपर है कि उसे कितनी चीज़ें याद आती हैं। वो जो लुत्फ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। इस शेर में शायर उन दिनों को याद कर रहा है जब महबूब अपने आशिक का हर दम ख्याल रखता था, खूब मेहरबानियाँ करता था, खूब करम करता था। भूख लगी है तो पहले खुद नहीं खाएगा, पहले अपने माशूक को खिलाएगा। प्यास लगी है तो पहले खुद पानी नहीं पिएगा, अपने माशूक को पानी पिलाएगा। अपने से ज़्यादा ख्याल, अपनी तकलीफ भूल चुका है और उसकी तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ बनाए हुए बैठा है। तो उन दिनों की ये बात हो रही है। महबूब की मेहरबानियाँ और करम फरमानियाँ अक्सर शायर के हिस्से में आती हैं। इन्हीं खूबसूरत यादों के पस मंज़र में शायर अपने महबूब से कहता है कि पहले तुम मुझ पर बहुत मेहरबान थे और मेरे हाल पर बहुत करम करते थे। मुझे आज भी तुम्हारी एक एक मेहरबानी अच्छी तरह याद है, मुझे सारी बातें याद हैं। तुम बताओ कि तुम्हें याद है कि ना याद है। हालांकि तुम्हें अपने ये लुत्फ़ व करम अब याद नहीं रहे, लेकिन मुझे बखूबी याद है। यानी अब तुम मुझ पर मेहरबान नहीं रहे, अब पहले जैसा हाल नहीं रहा, पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही, पहले जैसे साथ मिलना नहीं रहा, दोनों अलग हो चुके हैं। लेकिन अब मिले हैं किसी मुकाम पे, तो शायर उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पर रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मोहब्बत में रूठने और मनाने का एक आम रिवाज है। एक रूठेगा, दूसरा उसको मनाएगा, फिर मान जाना, ये भी मोहब्बत की निशानी है। बात बात पे रूठ जाना और थोड़ी देर बाद ही मान जाना, बच्चों के जैसा दिल हो जाता है, बच्चों की जैसी आदत हो जाती हैं। इस शेर में भी शायर अपने महबूब को साथ गुजारे हुए दिन के उन लम्हात को याद दिला रहा है जब महबूब छोटी छोटी बातों पर शिकवा शिकायत करता और रूठ जाता था और फिर शायर उसे मनाता था। शायर कहता है कि तुम अब वो गिले शिकवे और रूठने मनाने का पुरलुत्फ सिलसिला भी शायद भूल चुके हो। शायर को वो रूठना मनाना याद आ रहा है, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। क्योंकि वो रूठने में भी नज़ाकत है, रूठने में भी मोहब्बत है, अपनापन है। जो अपना है उसी से रूठा जाता है, उसी से नाराज़ होता है इंसान। तो शायर अब नाराज़ नहीं हो रहा, महबूब उनका शायर से रूठ नहीं रहा है, तो उसको याद दिला रहे हैं कि वो रूठना, वो मनाना मुझे पसंद था, वो फ़ेल मुझे अच्छे लगते थे, फिर से ऐसा ही करना चाहिए। कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। महबूब का छोटी छोटी बातों पर रूठना
और आशिक का उसे मनाना मोहब्बत का दस्तूर है। ताहम हम कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो वाकई महबूब को बुरी लग जाए। ये रूठना और मनाने का जो सिलसिला बात की हमने, देखो इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि हर शेर का आपस में सलासत मिले, आपको रवानगी मिले, एक दूसरे से जुड़ाव मिले, तो और गज़ल हो वो, तो वो गज़ल फिर मुसलसल गज़ल कही जाएगी। हम मुसलसल गज़ल का बयान पढ़ रहे हैं, मुसलसल गज़ल पढ़ रहे हैं, हर शेर आपस में हमें जुड़ा हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक ही मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, एक ही टॉपिक के ऊपर लेकर हम सारी की सारी बातें कर रहे हैं। अभी रूठने और मनाने की बात हुई थी, अब रूठने और मनाने को और आगे बढ़ा दिया गया और ये कहा जा रहा है कि रूठना और मनाना चलता ही रहता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि सही मानों में बात बुरी लग जाती है। कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे मुंह से बात निकलती है, कभी कड़वी बात निकल जाए और वो किसी के दिल को लग जाए तो लग जाए, तो शायर उसे कहता है कि जो महबूब के दिल को लगती है वो फिर उस बात को दोबारा अपने दिल से, अपनी जुबान से बाहर नहीं निकालता, यानी इल्जाम नहीं लगाता, उस बात को भूलने की कोशिश करता है। जिसने बात कही है आशिक ने, माशूक ने, उसको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, उसको शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं करता कि तुमने मुझे ये बात कही है। वो बात उसने कही, उन्होंने उसको जब्त करके उस बात को यूं के यूं ही खत्म कर देते हैं। यही मोहब्बत की निशानी होती है। और उनको जताना के दिखाना, देखो तुमने मुझसे ये बात कही और इतना इस तरह से मुझ पर तंज किया, इस तरह से मेरे ताने दिया तुमने, तो ये बात गलत है, नहीं देना चाहिए। तो उससे सामने वाला शर्मिंदा होगा, फिर वो मोहब्बत में वो अपनापन नहीं रहेगा, वो लगाव नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि शायर कि माशूक को कोई बात मेरी अगर बुरी लगती है तो वो उस बात को भुला जाता है, ज़बान पे लाने से पहले ही वो बात दिल में गुम हो जाती है, गायब हो जाती है, नज़र नहीं आती। ऐसी सूरत में आशिक अपनी तमाम तर कोशिश के बाद भी महबूब को नहीं मना पाता। उस शेर में शायर ऐसे ही मौके याद करते हुए महबूब से मुखातिब है। वो कहता है कि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है जो वाकई तुम्हारी तबीयत पर गिना लग गुजरती है, तो अक्सर तुम्हारी मोहब्बत जोश मारती है और तुम उस बात को ज़ुबान पर लाए बगैर भुला दिया करते हो। और यही सच्ची इंसानियत है, सच्ची मोहब्बत है कि अपने महबूब का दिल नहीं दुखाना, जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उसको हर तरह से खुशी देना, उसका शिकवा भी नहीं करते। अब आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसे तुम भुला नहीं सके और अब तक रूठे हुए बैठे हो। मनाने की कोशिश कर रहा है शायर, लेकिन महबूब अब नहीं मान रहे हैं, तो वो हर बात याद दिला रहे हैं कि पहले भी तो ऐसा हुआ करता था, पहले भी तो तुम रूठ जाते थे, पहले भी तो मैं रूठ जाता था, पहले भी तो हम आपस में एक दूसरे को मना लिया करते थे और मोहब्बत हमारी वापस जवान हो जाया करती थी, जिंदा हो जाया करती थी। अब ऐसा क्या हो गया कि हमारी मोहब्बत बरकरार नहीं रह पा रही है, हमारी मोहब्बत खत्म होती हुई नजर आ रही है। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। शायर कहते हैं कि जिसे आप अपना समझते थे, अपना वफादार समझते थे, मैं वही मोमिन हूँ, मैं वही मोमिन हूँ और तुम्हारे इश्क में मुब्तला हूँ, तुम्हें याद है कि ना याद है। गुजरे हुए वाकयात का एक तवील सिलसिला बयान करने के बाद शायर अपने महबूब से कहता है कि जैसे तुम अपने जान पहचान वालों, दोस्तों में गिनते थे और अपना वफादार खैरख्वाह समझते थे, मैं आज भी वही सच्चा आशिक हूँ जिससे तुम मोहब्बत करते हैं। फिर आज तुम मुझे क्यों नहीं पहचानते, क्यों मुझे भूल गए हो, मेरी मोहब्बत में इतना कम असर क्यों रह गया है। वो बार बार सवाल कर रहा है, लेकिन महबूब की तरफ से उसकी तरफ कोई जवाब नहीं आ रहा। बहुत खूबसूरत गज़ल है, खूबसूरती के साथ लिखी गई है। मोमिन खान मोमिन की गज़ल है और मोमिन खान मोमिन के बारे में मैंने आपको कह दिया कि गालिब तक ने आपकी अज़मत का एतराफ़ किया है। गालिब के हम असर थे, आपके साथ थे, लेकिन गालिब के साथ होने के बावजूद भी आपको गालिब से कम नहीं आंका जाता, कम नहीं माना जाता, गालिब के साथ ही आपका नाम लिया जाता है। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। अलविदा।